Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Bhanu Priya and I am your educator for the specialization course for the post of female supervisor in social welfare office. Students, this is a good news for all of you that हम अपने बैचेस बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट डेट इसे ज्वाइन करने की है 22 Jan. यस फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आपके सारे बैचेस, सारी क्लासेस आपके कोर्सेज के बेस पे शुरू होने वाली हैं और 22 ऑनवर्ड्स आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी. ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो सोशोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं. एट द सेम टाइम जो नहीं भी हैं उन्हें किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू. आवर एक्सपर्ट टीम इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद ऑल द कोर्सेज, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़, आपका कंप्यूटर, बेसिक रीजनिंग्स एज वेल एज द स्पेशलाइजेशन कोर्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. एंड आज का ये जो सेशन है हमने आपके लिए स्पेशली तैयार किया है, विच इज़ द डिस्कशन ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस पेपर जो हुआ था 2015-16 में. It was titled as Tehsil Social Welfare Officer and the same post is now created under the term Supervisor for Social Welfare Office. And ये पिछली बार मेन और विमेन दोनों ने इसको अपेयर किया था, लेकिन इस बार ये जेंडर स्पेसिफिक पोस्ट क्रिएट हुई है विच इज़ ओनली फॉर द फीमेल्स. टोटल 201 पोस्ट्स निकली हुई हैं और उनकी फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो कल की क्लोज़ हो चुकी है. तो आज का हमारा ये जो सेशन है, हम प्रीवियस ईयर जो पुराना हमारा क्वेश्चन पेपर था उसके जो भी क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट सिलेबस से मैच करते हैं, हमने उनको शंट करके आपके लिए सेशंस बनाए हैं सो दैट यू कैन रिलेट कि किस तरह के सवाल इस बार आने की एक्सपेक्टेशंस हैं. आप जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो किस तरह से आपने उनको यूटिलाइज़ करना है और कितना ज़्यादा आप उनको आंसर अभी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक जीएस की चीज़ें भी हैं. हालांकि पिछले सिलेबस को हमने जब इस बार से कंपेयर किया है तो इस बार का सिलेबस ज़्यादा वी कैन से इंक्लूसिव है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, क्योंकि पिछली बार जनरल स्टडीज़ का कोई कंपोनेंट नहीं था, कंप्यूटर, रीजनिंग जैसी चीज़ें नहीं थी, साइंस का कोई कंपोनेंट नहीं था. इट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन सोशियोलॉजी, सोसाइटी के टॉपिक्स, पंचायती राज या जो भी विमेन और चिल्ड्रन की जो स्कीम्स चलती हैं वो सब था. लेकिन इस बार सिलेबस लंबा तो है, लेकिन आपको घबराने की या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. जल्द से जल्द आप अपनी तैयारी शुरू करें और इसीलिए हमारे बैच जो है वो रेगुलर क्लासेस के साथ विद द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम 22 ऑनवर्ड्स अवेलेबल होने वाले हैं. सो आई once again announce that please join our courses for the expert help and guidance as soon as possible. So let us start with today's लेक्चर और क्लास, जहां हम अपने पुराने पेपर के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस आए थे. कुछ टॉपिक्स हमारे इस सिलेबस के साथ मैच नहीं करते, सच एज पंचायती राज, सच एज सोशल वर्क या कुछ स्पेशलाइजेशन की ऐसी थीम्स. उन क्वेश्चंस को छोड़ के व्हेन वी कंपेयर्ड द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो वी केम टू नो दैट ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस जो हैं वो मैच हो रहे हैं हमारे सिलेबस के साथ, विच इज़ अ गुड स्कोर. इनफैक्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशन कंटेंट. सिर्फ जो स्पेशलाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट 85 to 90 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मतलब के हैं, जिनको आपको रीड करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम जब भी कोई भी एग्ज़ाम अप्रोच करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, बहुत ज़रूरी होता है कि आप पिछले क्वेश्चंस को, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करें, देखें दैट किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं. आप स्कीम्स तो पढ़ के चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो भी विमेन स्पेसिफिक या हमारी सोशल स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन उनमें से सवाल कैसे आएंगे, आपने उन क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को आपने मगअप करना है, किन चीज़ों को आपने कंटेंट वाइज समझना है या कॉन्सेप्चुअली समझना है. तो ये आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, आपको आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, which of the following is not a focus of work of Raja Ram Mohan Roy? तो ये हमारी we can say social evils का एक सवाल आता है कि राजा राम मोहन रॉय के जितने भी उन्होंने हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाई, तो उनमें से उनका कौन सा फोकस नहीं था, उनके काम का नहीं था, व्हाट ही हैज़ नॉट डन.
सो फ्रेंड्स, विडो रीमैरिज पे उन्होंने फोकस किया है, सती प्रथा पे तो उन्होंने फोकस किया ही है, और विमेन राइट स्पेशली इनहेरिट प्रॉपर्टी भी उन्होंने बात की है. सो द रिमेनिंग इज इंटरकास्ट मैरिज, व्हाट ही हैज़ नॉट स्पोकन अबाउट. सो दिस बिकम्स द आंसर. ये सब आंसर नहीं है, सो सी बिकम्स द आंसर. व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया है. नॉट. करेक्ट. तो आपको ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है. सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान में रखना है कि पूछा क्या जा रहा है. सेकेंड क्वेश्चन, Draupadi's marriage in the epic Mahabharata would be an example of which of the following types of marriage? So द्रौपदी, हम जानते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, पांडवों की वाइफ थी वो, उनके 5 husbands थे. So it becomes an example of which type of marriage? ये कौन सी मैरिज है? Polyandry, of course. Polyandry means that where one female marries many husbands. Andry male, तो ज़्यादा मेल्स, many husbands. प्लस ये husbands जो हैं ये आपस में भाई भी हों तो ये बन जाती है fraternal. Polyandry is of 2 types, fraternal and non-fraternal. If the husbands are brothers amongst themselves, it becomes a fraternal polyandry. If they are not brothers, it becomes a non-fraternal polyandry. So द्रौपदी ने जो polyandry या उनकी जो शादी थी, it is an example of fraternal polyandry. So A becomes the answer. So types of marriage जब हम करेंगे classification types, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि polygyny क्या होती है, polyandry क्या होती है, and polyandry is of how many types. So this becomes an example of fraternal polyandry. Question number 3, what does global warming mean? Very simple. ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है? इट इज़ ऑफ कोर्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच इंक्रीजेज द ग्लोबल टेम्परेचर. तो ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. जब ग्रीन हाउसेज गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर्स, तो जब पूरी अर्थ का हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. सो ए इज द आंसर फॉर दिस. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. What does the Latin term justitia convey? ये जो term है justitia, इसका क्या मतलब है? It is idea of liberty, option B idea of right, idea of judge, and or option D idea of binding rules. So the term justitia means idea of binding rules. What it implies is कि रूल्स जो हैं वो कैसे ह्यूमन बींग्स पर बाइंडिंग होने चाहिए. तो जस्टिशिया जो टर्म है उसका ये मतलब है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट फॉलो द मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम? मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर टॉपिक किनशिप, फैमिली मैरिज किनशिप, जो फर्स्ट यूनिट में लास्ट वाला टॉपिक है उसमें से किनशिप का ये क्वेश्चन बनता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फ्यू इनहेरिटेंसेस आर ऑन द बेसिस ऑफ मदर्स लाइन और सम आर ऑन द लाइन ऑफ द फादर. तो जो हमारी इनहेरिटेंस या डिसेंट जो है वो फादर की लाइन में चलता है या मेल्स की लाइन में चलता है उसे हम पैट्रीलिनियल कहते हैं, और जो मदर्स की लाइन में चलता है उसे हम मैट्रिलिनियल कहते हैं. सो मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम कहाँ फॉलो नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर पेपर. तो नॉट डज नॉट फॉलो खासीज ऑफ आसम, गारो ऑफ आसम, नायर्स ऑफ केरला और भील्स ऑफ त्रिपुरा. Those who have studied the kinship as a topic, they would find it very easy to answer, but those who have not, so just for the information, because we are discussing just the questions and not the topics here. तो यहाँ पे ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो ये दोनों ट्राइब्स हैं ये तो मैट्रिलिनियल ही हैं. एट द सेम टाइम नैयर्स जो हैं दे आर ऑल्सो लाइक अ केस स्टडी, जो कि केरला के नैयर्स भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी हैं, मैट्रिलिनियल डिसेंट को फॉलो करते हैं. But Bhils of Tripura are patrilineal, so they are not the answer, but this is the answer. So answer is option D. Clear? Let's move to question number 6. Which of the following statements is not correct about Moors and folkways? Moors and folkways once again is a topic in our syllabus. Moors क्या होते हैं?
जो हमारी सोसाइटी में कुछ अनकहे रूल्स होते हैं जिनको करना अच्छा नहीं समझा जाता, जो मॉरली गलत समझा जाता है सोसाइटी में, या फिर जिनको करना अच्छा समझा जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज़ करेक्ट मॉरली एंड व्हाट इज़ इनकरेक्ट, दे आर मोर्स एंड व्हाट आर फोक वेज, कि हमारे फोक्स में, हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी सोसाइटीज़ में किस तरह से कुछ चीज़ें इतनी घुल मिल जाती हैं जो कि हमारे जीने का ढंग बन जाती हैं, दे आर फोक वेज। मोर्स एंड फोक वेज की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या नहीं है, क्या चीज़ जो है जिसे हम कहेंगे कि ये फोकवेज का फीचर नहीं है। Number 1, let's read is folkways refer to confirmed norms by individuals while mores refer to morality. So friend, this is a correct statement because folkways क्या हैं? They are confirmed norms, which means कि ये generation wise generation follow किए जाते हैं, and mores जो हैं वो individual की morality को refer करते हैं. This is correct, okay. Dressing sense is an example of folkways. Yes, we said that this is my folk dress. मैंने घाघरा चोली पहना है, कोई राजस्थान में कोई रहता है, या साड़ी पहनता है कोई जो साउथ इंडिया में रहता है, या कश्मीर में कोई फेरन पहनते हैं, तो दे आर देयर फोक ड्रेसेस. सो ड्रेसिंग सेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ folkways. This statement is also correct. Folkways have more importance in society when compared to mores. Both folkways and mores are informal social control rules. Now option D is also correct because they both are the informal social control rules. They are not written anywhere. None of the societies have them written somewhere. So answer becomes C because mores जो है ना, they are more important than folkways. So this is the answer. Option C is the answer. Moving on to question number 7. When we move on and discuss questions, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे questions हैं फ्रेंड्स, वो उन्होंने केस स्टडी यानी कि हमें एग्जाम्पल्स दे के पूछे हैं कि जैसे कोई अगर ऐसा काम कर रहा है लेबर के इस स्कीम के अंडर, तो उसको कितनी हेल्प मिल रही है सरकार की तरफ से, कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं, ना कि सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं. तो यहाँ पे जैसे ये भी एक केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया कि आप जैसे कि लेट सपोज कीजिए कि नीति इज़ डूइंग अ रिसर्च ऑन सोशलाइजेशन हमारा टॉपिक है. तो सोशलाइजेशन पे ये सवाल बनता है कि नीति इज़ डूइंग अ रिसर्च ऑन सोशलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू हर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड सोशलाइजेशन आर रिलीजन एंड लॉ. तो उसको लगता है नीति को कि सोशलाइजेशन, इंसान की सोशल कंडीशनिंग जो है उसका मेन फैक्टर्स जो होते हैं रिलीजन होता है या फिर लॉज होते हैं. शी वुड बी फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग थेरीज. तो वो कौन सी थ्योरी को फॉलो कर रही है, क्योंकि वो मेजर सिस्टम्स को देख रही है, रिलीजन और लॉ को. तो ये सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी तो नहीं होगी बिकॉज साइकोलॉजिकल इज एट द इंडिविजुअल लेवल, बट दीज आर द मेजर थिंग्स. सोशो बायोलॉजिकल थ्योरी, नो, बायोलॉजिकल कोई बात नहीं कर रही है वो. फंक्शनिंग थ्योरी हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ भी फंक्शनल या डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ऑफ रिलीजन और लॉ की बात नहीं की है. तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी बिकॉज शी इज टॉकिंग of major structures of society such as religion and law. So ये structural theory को utilize कर रही है अपनी research करने में. Understood? Next question number 8. Which of the following will be the major effects of increasing longevity of human life in future societies? आने वाली societies में which will be the major effect of increasing longevity of human life in future societies? क्या चीज़ें हैं जो इंसान की लॉन्जिविटी को डिसाइड करेंगी आने वाली टाइम में कि आपकी लाइफ लंबी होगी या छोटी होगी. नंबर 1, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, इंक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. So the friends, the answer here is increase in prevalence of non-communicable diseases. Longevity of human life जो है उसका important effect क्या होगा कि non-communicable diseases कितनी बढ़ती हैं. So this is the answer. Question number 9. Which among the following is the first agent of socialization that children are exposed to after the family? जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में, उनकी सबसे जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हम कहते हैं वो कहाँ होती है? फैमिली में होती है, अपने घरों में होती है. उनके फैमिली मेम्बर्स उनको सब कुछ सिखाते हैं. बट आफ्टर फैमिली व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ और एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन काफ़ी एजेंट्स के थ्रू हमारी होती है थ्रू आउट द लाइफ. हम
अलग अलग चीज़ों से जब कांटेक्ट में आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और उससे हमें सोसाइटी में रहने के रंग ढंग सीखे जाते हैं। तो बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो व्हाट इज़ द सेकेंड मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? पीयर्स, नेबर्स, सिबलिंग्स, स्कूल्स। इट इज़ द स्कूल्स। स्कूल्स क्यों हैं? क्योंकि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर वो सीखते हैं कि घर के बाहर भी एक दुनिया है, वहाँ पे हमने कैसे उठना बैठना है, हाउ डू वी हैव टू कम्युनिकेट विद द टीचर्स, विद द फ्रेंड्स, हाउ डू वी हैव टू बिहेव। एज वी से दैट ओके फाइन, ये घर पे है अभी तो इट्स ओके, लेट देम गो टू स्कूल, दे विल बी सोशलाइज, अपने आप ये सोशलाइज हो जाएंगे, इनको समझ में आ जाएगा कि 4 लोगों में कैसे उठना बैठना है, कैसे खाना पीना है, कितने बजे आना है जाना है, दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो स्कूल्स आर लाइक मिनिएचर सोसाइटीज फॉर देम व्हेन चिल्ड्रन गो आउट ऑफ फैमिली। सो आफ्टर फैमिली विच इज़ द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? Schools. Question number 10. Which of the following are the characteristics of association? Association क्या होती है? Association is again our first unit का topic है। तो association में क्या है? Association होती है when some people come together, they work together in order to achieve a goal। तो वो किसी goal को achieve करने के लिए, किसी एंड को अचीव करने के लिए जब कुछ लोग एक साथ आकर काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, दैट दे फॉर्म एन एसोसिएशन। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन हियर? वी फीलिंग, गोल ओरिएंटेड, रैशनल रिलेशनशिप और स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप। पहला दिया है कि क्या उनमें वी फीलिंग होना ज़रूरी है, गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये तो ऑफकोर्स ज़रूरी है। गोल वी फीलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि हम किसी टीम के मेंबर जब बनते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारा एक एंड है, हमारा एक गोल है जिसको हमने एक साथ मिलके अपना काम करके उसको अचीव करना है, राइट? तो गोल ओरिएंटेड तो है, पर वी फीलिंग है या नहीं है, बट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू अपने आपको पता होता है कि मेरा क्या रोल है इस एसोसिएशन में। तो वी फीलिंग हो या नहीं हो, बट आप फॉर्मली भी उस चीज़ को काम कर सकते हो। तो रैशनल रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली कभी भी एसोसिएशंस नहीं बनती हैं, बिल्कुल सोच समझ कर एसोसिएशंस बनाई जाती हैं सोसाइटी में। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, विच इज़ गोल ओरिएंटेड एंड रैशनल रिलेशनशिप होना चाहिए एसोसिएशंस के लिए। Question number 11. Which of the following schemes is known as scheme for women in difficult circumstances? अब ये कुछ स्कीम्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि मुश्किल सिचुएशंस में जो वुमेन फंसी होती हैं उनके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। और फ्रेंड्स, जब हम इस क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत पुराना है, ये 15-16 का पेपर है, तो अभी हम 24 में ये पेपर होने वाला है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 7 to 8 years। तो व्हाट डू वी सी कि जो स्कीम्स हैं उनके यहाँ जो आंसर्स दिए गए हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं, बट चूँकि हमने सवाल उठाए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आस्क्ड। कुछ स्कीम्स वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, कुछ स्कीम्स में चेंजेस आए हैं, कुछ स्कीम्स रुक भी गई हैं और वो मॉडिफाई हो गई हैं। तो आपको इनको एज सच रटना नहीं है। अब स्वाधार, इसका आंसर आता है स्वाधार। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन ए। फाइन, दिस इज द आंसर, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो इसका आंसर ए है। स्वाधार स्कीम है फॉर द वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो जो भी हम स्कीम्स वाले जो भी करेंगे एक सवाल, उनमें आपने ये देखना है। ओके, अब देखिए वंस अगेन एक सिचुएशन बेस्ड सवाल आया है तो ये एक्ट्स का है, एक्ट्स फॉर द वुमेन और राइट्स ऑफ द वुमेन्स है इसमें, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे दैट ये एक सिचुएशन के थ्रू हमें पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ते हैं। सरिता एक न्यूली मैरिड लड़की है, उसके इन लॉज उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से 2 लाख रुपए लाए क्योंकि उन्हें नया बिजनेस शुरू करना है। व्हेन शी रिफ्यूजेस टू आस्क द मनी फ्रॉम देम, they start treating her as a slave and physical abuse करते हैं उसके साथ। सरिता के इन लॉज को किन एक्ट्स के अंडर डिटेन किया जा सकता है? तो एक वुमन न्यूली मैरिड, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं उसके ससुराल वाले कि आप अपने पेरेंट्स से 2 लाख रुपए लाओ क्योंकि उसके ससुराल वालों को कोई बिजनेस शुरू करना है। जब वो ऐसा मना करती है तो वो उसको मारते हैं, उसको अब्यूज़ करते हैं। तो उसके इन लॉज को किन एक्ट्स के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है?
फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, करेक्ट, ये भी एप्लीकेबल है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, क्योंकि वो डाउरी डिमांड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्रुअलिटी अंडर सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1983, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं लग रहा हमें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं हो रही है। सो आंसर बिकम्स डी, 1, 2 एंड 3। समझ में आया? इस तरह से सवाल पूछे गए थे एंड दिस इज एक्सपेक्टेड कि इस बार भी इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, ना कि बिल्कुल सीधे सीधे। What is the main goal of the Universal Declaration of Human Rights? तो ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्या मेन गोल है? तो आंसर इज पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, सो ह्यूमन राइट्स का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर जब आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे तो विल ऑल्सो रीड और स्टडी द मेन गोल्स ऑफ इट। सो पीस एंड सिक्योरिटी बिकम देयर मेन गोल्स। क्वेश्चन नंबर 14, वी आर मूविंग ऑन टू। घनश्याम एक 80 साल के बुजुर्ग हैं एंड बिलोंग्स टू अ BPL फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं। अकॉर्डिंग टू द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट हाउ मच मनी एज अ पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर जो है दैट इज ₹500। कितनी पेंशन बनती है उनकी? ₹500। सो well, this is written wrong here, I guess. So this is the answer. B and C आप लिख लीजिए, or either ways, but the answer is ₹500. Fine. Question number 15. Who among the following persons is obeying fundamental duties? Fundamental rights and duties, एंड जो आपको पॉलिटी वाला छोटा सा एक यूनिट है जिसमें 5 से 6 टॉपिक से दिए हुए हैं, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी टॉपिक है। तो आप ये पढ़िए चारों, और इसमें से हम ये बताएंगे कि इनमें से कौन लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कौन ड्यूटीज़ को वायलेट कर रहा है। नंबर ए, ड्यूरिंग बड़ा इमामबाड़ा विजिट विनोद स्क्रिबल्स ऑन इट्स वॉल्स। अब हमें पता है बड़ा इमामबाड़ा जो है हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की, हमारी हेरिटेज की बिल्डिंग है, तो उस पर अगर उसकी दीवारों पर अगर कोई कुछ लिख रहा है तो फंडामेंटल ड्यूटी निभा नहीं रहा, उसको वायोलेट कर रहा है। सो दी ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड। श्रद्धा इज प्लांटिंग ट्रीज टू स्टॉप सॉइल इरोजन, तो ये क्या कर रही हैं? ये इन्वायरमेंटल हेल्प कर रही है, तो ये मान लेते हैं। राम इज जॉइनिंग द आर्मी टू प्रोटेक्ट द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी में अगर कोई अपनी सर्विस दे रहा है, ये भी ड्यूटी का पार्ट है। दिव्या इज गिविंग ट्यूशन फी फॉर हर पुअर फ्रेंड, वेल ये एक मॉरल ड्यूटी कोई निभा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसा कुछ नहीं आता। तो I think the answer becomes Shraddha and Ram. So B and C, Shraddha and Ram, तो ऑप्शन B बन जाता है यहाँ पे। इसका आंसर is B. Clear friends? Let's move on to question number 16. What does the term philanthropy mean? Very basic term. Philanthropy means love for, of course you all know that, it is acts of love for humanity. ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जो ह्यूमन काइंड की भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए काम करते हैं, उनको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिटिगेशन? ठीक है, मिटिगेशन क्या होती है? जब हम जैसे हम पोल्यूशन की या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं, तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट द मिटिगेशन दैट जो भी नुकसान हो रहे हैं, वट एवर द लॉसेज इन्वायरमेंट इज़ फेसिंग, हाउ कैन वी इम्प्रूव दैम रादर दैन जस्ट स्टॉपिंग। तो मिटिगेशन के कौन से स्टेप्स इनमें हो सकते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नो। अडेप्टेशन ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, नो। इम्प्रूव इन एनर्जी एफिशिएंसी, यस। अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एनर्जी एफिशिएंट इंजन्स बना रहे हैं या कुछ ऐसे फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स बनाते हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट में कम पोल्यूशन जाए गाड़ियों के थ्रू, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ मिटिगेशन। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, अब हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी को सोलर एनर्जी से हम थर्मल एनर्जी को अगर रिप्लेस कर रहे हैं, तो दैट इज़ एन एक्ट ऑफ मिटिगेशन। सो द आंसर बिकम्स 3 and 4, which is in option number D. So option D is the answer for question which is marked as 17.
Question number 18. Police arrested Vinay on the basis of suspicion of drug dealing. According to his lawyer, this is against the Universal Declaration of Human Rights article. His lawyer is talking about which article of the UDHR. अब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं, राइट? तो ये आर्टिकल्स हमें रीड करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेंगे. एंड द आंसर फॉर दिस वन इज़ दैट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन ऑफ ड्रग डीलिंग. सिर्फ सस्पेंस है. अभी पुलिस को कोई उनके पास प्रूफ नहीं है. उन्होंने क्या नाम है इनका, विनय को ड्रग के साथ नहीं पकड़ा है, सिर्फ शक के बेस पे उनको अरेस्ट कर रहे हैं. तो जो उनका विनय का जो लॉयर है वो पुलिस से ये कह रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो, और दिस इज़ अंडर आर्टिकल 9. Under Article 9 of Universal Declaration of Human Rights. Question number 20 पे चलते हैं. Which of the following is not a feature of integrated program for all older persons? अब once again, which is not a feature. हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि इन्होंने कहा है कि इसका फीचर क्या नहीं है. Let's read them first. In this project, 90% cost of project is taken care by the government under any circumstances. Number 2, program for sensitization of school or college students is covered under this project. Nehru Yuvak Kendra Sangathan can also apply for the project under the scheme, or under this project facility of multi-facility care center for older widows is present. So friends, इसमें ऑप्शन B, C और D ये सारे covered हैं under the scheme integrated program for older person, but this is not covered that under any circumstances 90% cost is taken care by the government. So the answer becomes option A, क्योंकि सेंसिटाइजेशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज इंक्लूडेड. नेहरू युवा केंद्र संगठन को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, एंड विडोज़ के लिए भी मल्टी फैसिलिटी केयर सेंटर्स अवेलेबल हैं इस स्कीम के अंडर. बट ऑप्शन ए जो है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड, सो इट बिकम्स द आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. When was the term philanthropy introduced and where? हालांकि philanthropy इस तरह का कोई टॉपिक नहीं है, but it becomes like the base when we understand human rights. तो human rights का जो origin है वो philanthropy में है, love for the human kind. आप लोगों के लिए जो प्यार होता है, तो love to serve human kind. तो ये word कहाँ पर और किस टाइम पर सबसे पहले यूज़ किया गया था? So the answer for it is in 500 BC in Greece. So option is B. So Greece 500 BC is the answer for this question. Moving on to question 22. Which of the following is not a prerequisite for democracy? डेमोक्रेसी होने के लिए क्या बेसिक कंडीशन नहीं है? नॉट, ये वर्ड जो है ना नॉट, या फिर जो इस तरह के ट्रिक्स जो डाले होते हैं ना क्वेश्चंस में, ये रीड करना बहुत ज़रूरी है कि विच इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट. लेट्स रीड द ऑप्शंस. ए, ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस. ये तो बिल्कुल बेसिक है कि सब जितने भी एडल्ट्स होते हैं किसी डेमोक्रेसी के, उनको राइट टू वोट होना चाहिए. ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस. ये भी है बेसिक राइट कि पब्लिक ऑफिस यानी कि जो भी गवर्नमेंट हमारे ऑफिसेज होते हैं उनके लिए सब अप्लाई कर सकें, वहाँ पे नौकरी करने के लिए वो सब एलिजिबल होने चाहिए. ये भी है. ऑल सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू एजुकेशन. ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट पोलिटिकल पार्टीज. So what do you think is the answer? Please ignore this. This is a typo error. सब सिटीजन्स को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट होना चाहिए सो दैट उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा वो प्रेजेंट कर सके. सब सिटीजन्स को पब्लिक ऑफिस अटेन करने का राइट होना चाहिए. सब सिटीजन्स को, सब अडल्ट को राइट होना चाहिए वोट करने का इलेक्शंस में. बट राइट टू एजुकेशन मे बी द फंडामेंटल राइट, बट इट इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर अ डेमोक्रेसी. क्योंकि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन तो हमारा अभी कुछ देर पहले ही इंक्लूड हुआ है अंडर आर्टिकल 21A. अगर ऐसा होता तो इंडिया कभी डेमोक्रेसी नहीं बनता. तो ये चीज़ आप देखें. तो आंसर ऑप्शन सी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following theories believe caste system in India is established by Brahmins? Well,
हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो हमारा यूनिट है उसमें हम इंडियन कास्ट सिस्टम भी समझेंगे, उसके बेसिक समझेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी थ्योरी जो है वो ये बिलीव करती है दैट कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड बाय ब्राह्मण्स। Well, the answer that is given into the key is the political theory. But what can we relate more is that it is the traditional theory. Traditional theory क्यों है? क्योंकि traditional theory में दिया गया है that the caste system has been formed through brahmanas. brahmanas में वर्ण सिस्टम से कास्ट सिस्टम, और वहाँ पे ब्राह्मण्स ने इसे कास्ट सिस्टम को बनाया है. सो दिस इज अ लिटिल डाउट, बट द ऑप्शन दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एसएसबी इवन द लास्ट टाइम वाज द पॉलिटिकल थ्योरी. However, we could go for traditional theory as well. So there are a few questions always in a question paper जिन पे consensus नहीं बन पाता है कि इसका आंसर ये है या ये है. So I'm giving you that the answer given into the key was C, but it is A according to अगर हम theories को पढ़ें तो. Who among the following classified society as the simple, homogeneous and complex heterogeneous? So this is about the classification of the societies. और ये जो classification की हम बात कर रहे हैं, simple and complex, homogeneous, heterogeneous, it was given by Herbert Spencer. Question number 25, moving on to which among the following characteristics is used by McIver for defining the concept of community? So friends, आप community के lecture में पढ़ेंगे that community के बेसिक्स जो होते हैं, दो प्री रिक्विजिट होते हैं. वन इज टेरिटरी एंड सेकेंड इज कम्युनिटी सेंटिमेंट. तो मैकाइवर ने कहा है दैट इट इज़ द कॉमन टेरिटरी, क्योंकि ये दो चीज़ें अगर हैं तो किसी ग्रुप को हम कम्युनिटी कह सकते हैं. सो मैकाइवर ने कॉमन टेरिटरी एज अ करेक्टरिस्टिक को सबसे इंपॉर्टेंट बताया है टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी. 26 question talks about the main occupation of a village X is agriculture. For the past 2 years they have been going through a drought, due to which the villagers are moving to other areas for work to earn a living. The people of village X are referred as environmental what? वेल ये क्या कहता है कि एक विलेज है, एक्स उसका नाम रख दिया, उस वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, वो किसान लोग हैं. लेकिन पिछले 2 सालों से सूखा पड़ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर मूविंग टू अदर विलेजेस टू अर्न अ लिविंग. सो इन लोगों को हम क्या कह सकते हैं? environmental intruders, environmental refugees, environmental migrants or environmental peasants. The option given into the key is peasants. They are environmental peasants because they are not going to other villages for agriculture only. वो वहाँ पर जा रहे हैं कि हमें कोई भी काम मिल जाए और हम वहाँ पर अपना अर्निंग कर सकें, कुछ कमा सकें. ठीक है, तो दे आर इन्वायरमेंटल पेजेंट्स बिकॉज उनकी जो एग्रीकल्चर है दैट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस. अगर बारिश होती होगी तो वो एग्रीकल्चर करेंगे तो वो पेजेंट्स रहेंगे, और नहीं होगा तो वो कुछ और बन जाते हैं. तो दैट इज़ वाई दे आर अंडरस्टूड और रेफर टू एज इन्वायरमेंटल पेजेंट्स. आई होप इट इज़ क्लियर. 27 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिलैंथ्रोपी? इनमें से किस चीज़ को आप कहेंगे कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी या फिर दिस इज़ एन एक्ट फॉर द ह्यूमन काइंड, कि आप ह्यूमन लव के लिए ये काम करते हैं. आपको कोई लेना देना नहीं होता इसमें कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बट ह्यूमन काइंड इन जनरल को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए कोई ऐसा करता है. फर्स्ट इज डोनेटिंग आइज टू द ब्लाइंड, डोनेटिंग मनी टू अ बेगर, डोनेटिंग क्लोथ्स टू एन ऑर्फन, डोनेटिंग मनी फॉर अ हॉस्पिटल विंग. डोनेटिंग आइज टू द ब्लाइंड ऑफ कोर्स इज़ वन ऑप्शन, बिकॉज जब कोई अपना नेत्र दान करता है, अपनी आइज़ डोनेट करता है, तो इट हैपन्स आफ्टर डेथ. तो वी डू नॉट नो दैट द आइज़ आर गोइंग टू बी फंक्शनल और यूजफुल फॉर whom. तो दिस इज़ अ स्ट्रेट वे एन एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी. नंबर 1 तो इसका ऑप्शन है. तो हम देखते हैं कि ऑप्शंस में 1
ए और डी में आता है. तो लेट अस नाउ रीड अदर्स ऑल्सो. इसका मतलब कि 2B and C कैन नॉट बी दी ऑप्शंस बिकॉज यहाँ में इसमें 1 नहीं है. डोनेटिंग मनी टू अ बेगर इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी बिकॉज कोई बेगरी हो सकता है, आउट ऑफ लेजीनेस भी बेगर्स होते हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन वो काम करते नहीं हैं, उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती मैन काइंड में. दिस इज़ नॉट द लव फॉर दी ह्यूमन काइंड. पर आप किसी पे तरस खा के इसको पैसे दे देते हो, तो बेगर्स को पैसे देना कभी भी फिलैंथ्रोपी का एक्ट नहीं हो सकता. डोनेटिंग क्लोथ्स टू एन ऑर्फन, वंस अगेन नो. डोनेटिंग मनी फॉर अ हॉस्पिटल विंग, यस, क्योंकि आप लोगों के इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में पैसा डोनेट करते हो, उससे सबका भला होता है, ह्यूमन काइंड इन जनरल का भला होता है. तो दिस इज ऑप्शन डी इसका आंसर बन जाता है. ठीक है जी, ऑप्शन डी विच इज 1 and 4. Okay, moving on to question number 28. Sana is a social worker. She is interviewing some villagers to know their social problems and the impact of those problems on their relationships. Which of the following approach is best to collect the required data? तो यहाँ पे दिया गया है कि सना एक सोशल वर्कर है, वो कुछ विलेजर्स को इंटरव्यू कर रही है उनकी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछने के लिए, और वो ये जानना चाहती है कि इन प्रॉब्लम्स का उनके रिलेशनशिप्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ट टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा? ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नॉट पॉसिबल, जनरल अप्रोच नहीं है, साइकोएनालिटिक अप्रोच एंड सोशल अप्रोच. तो अगर आप बात कर रहे हैं कि उनके सोशल प्रॉब्लम्स और उनके रिलेशनशिप्स पे इनका क्या इफेक्ट, यानी कि उनके मे बी हस्बैंड वाइफ या उनकी फैमिली में जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं या फैमिलीज़ का अदर रिलेटिव्स के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी सोशल प्रॉब्लम्स का. तो एक साइकोएनालिटिक अप्रोच है कि आप उनसे पूछ रहे हो, वो जो जवाब देंगे आप उनसे एनालाइज करोगे कि ओके साइकोलॉजिकली दे थिंक लाइक दैट. सो दिस इज अ साइकोएनालिटिक अप्रोच. So answer becomes option number C for this question. Moving on to question number 29. Which of the following statement is not fulfilling the fundamental rights of India? Number A. इनमें से कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो फंडामेंटल राइट नहीं है या फंडामेंटल राइट होने की वी कैन से काबिल हम नहीं कह सकते कि ये फंडामेंटल राइट है. नंबर ए. इन विलेज एक्स पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम टैप. यस, ये फंडामेंटल राइट है क्योंकि कोई किसी को पानी के सोर्स से पानी पीने से या जैसे वेल्स एंड टैप्स एंड ट्यूबवेल से हम ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं एक्सक्लूड कर सकते. सो नंबर ए फंडामेंटल राइट है. राधा स्पीक्स अगेंस्ट अ हाई कोर्ट डिसीजन, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है क्योंकि इफ़ द जुडिशियल सिस्टम समटाइम्स गिव अ रॉन्ग जजमेंट या कोई गलत फैसला दे देती है तो ये इंसान का राइट है कि वो उसके अगेंस्ट अपील करे इन दी हायर कोर्ट. रमेश इज आर्गुइंग इन अ पब्लिक प्लेस. आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Radha speaks against a high court decision. Ramesh is arguing in a public place. क्योंकि पब्लिक प्लेस में झगड़ा करना एंड ऑल दैट किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है. माइनॉरिटी स्कूल गिव्स एडमिशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी. ओके, तो आप सोचिए इसके बारे में बिकॉज इवन आई एम थिंकिंग अबाउट इट. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ये तो फंडामेंटल राइट है. Ramesh is arguing in a public place, not fulfilling fundamental rights of India. Well, I think it will be option B because Radha speaks against a high court decision because इसको हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं contempt of court ये आ जाता है. तो कोर्ट के अगेंस्ट बोलना हमारा फंडामेंटल राइट फुलफिल नहीं करता है. When minority school gives admission to the children belonging to the majority community, well इसमें भी फंडामेंटल राइट की कोई वायलेशन नहीं है. रमेश इज आर्ग्यूइंग इन ए पब्लिक प्लेस, वेल ये भी मतलब पब्लिक प्लेस में आर्ग्यू करना जो है वो फंडामेंटल राइट से इसका कोई लेना देना नहीं है. सो ऑप्शन बी बिकम्स द आंसर. 30 क्वेश्चन नंबर व्हाट ब्रिंग्स इट टू अस. ओके, ये एम्प्लॉयमेंट की बात करता है. हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दैट के कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं. तो ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज गेनफुली एम्प्लॉयड. इनमें से किन को हम कहेंगे कि ये गेनफुली एम्प्लॉयड हैं लोग. ऑप्शन 1 में 36-year-old फार्मर श्याम हु इज़ अ फार्मिंग लेबर. 24-year-old हाउसवाइफ दीप्ति हु इज़ अ B.Tech ग्रेजुएट. 28-year-old Mohit who is general store owner. 20-year-old Varun who is D Pharma and working in a pharmacy store. Okay, नंबर 1 हम देखें तो श्याम एक फार्मर है, फार्मिंग लेबर है. ठीक है.
ईयर ओल्ड हाउसवाइफ दीप्ति, जो कि बीटेक ग्रेजुएट हैं, यहाँ वो ग्रेजुएट हैं लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है वो कहता है कि ये तो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है। 28 ईयर ओल्ड मोहित हु इज़ अ जनरल स्टोर ओनर, ओके। 4, 20 ईयर ओल्ड वरुण हु इज़ अ डी फार्मा and working in pharmacy store, he is also gainfully employed, and he is also gainfully employed. She is not employed at all. He is a business owner but he is not employed. ये लेबर है, ये फार्मिंग लेबर है, तो ये एम्प्लॉयड है। यहाँ पे आप देखिए ये फार्मर है और ये लेबर है, फार्मिंग लेबर, तो कहीं पे एम्प्लॉयड है, ये भी एम्प्लॉयड है, वर्किंग इन अ फार्मेसी स्टोर। यहाँ पर ये जनरल स्टोर को ऑन करते हैं और ये कुछ भी नहीं कर रही हैं एज एन एम्प्लॉयमेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज़ अ हाउस वाइफ, तो ये कुछ नहीं करती, बट ये कुछ भी इनकम कुछ भी अर्न नहीं कर रही बिकॉज ये कहीं पे भी जॉब या कुछ काम नहीं करती। तो आई थिंक द आंसर बिकम्स 30 का आंसर बन जाता है डी। 1 and 4 आर गेनफुली एम्प्लॉयड। ट्रिकी क्वेश्चन, सोचने की ज़रूरत है, हड़बड़ी नहीं करनी जब आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो आप सोच समझ के करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। जब पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी, टाइम को भी देखते रहना है, लेकिन आपको रीड एंड रीड करके फिर कहीं जाकर ऑप्शन को श्योर होके तो फिर मार्क करना है। पहले मार्क कर दोगे, फिर पढ़ते रहोगे और जब लगेगा ओ ये तो मैंने गलत कर दिया, तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। रीड करें पेपर के ऊपर पहले, अगर हो सके तो आंसर्स को रफली पेंसिल से हल्का फुल्का मार्क कर लें और फिर से उन पर वापस आएँ। मे बी देन आपका ब्रेन थोड़ा जब वार्म अप हो जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, ठीक है। 31, क्वेश्चन नंबर 31 says Damini is living with her parents, brother and sister. This is an example of which of the following forms of family? दामिनी जो है वो अपनी पेरेंट्स और भाई बहनों के साथ रहती हैं। सो दिस इज़ अ विच टाइप ऑफ फैमिली? 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है बट एक क्लासिफिकेशन है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ओरिएंटेशन की वो जिसे हम कहते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और प्रोक्रिएशन होती है वी बर्थ टू, जिसको हम बनाते हैं, यानी कि आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। जब हमने शादी की और हमारे फिर बच्चे होते हैं तो वो हमारी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हो जाती है कि हमने उसको क्रिएट किया। बट फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इज वेयर वी बिलोंग टू, ओरिएंट करते हैं, जो कि पेरेंट्स एंड जिसमें हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर आ जाते हैं। सो दिस इज अ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। 32, which of the following is a characteristic of disguised unemployment? Disguised unemployment क्या होती है कि जब ज़्यादा लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई काम 5 लोगों के करने से जितना आउटकम देता है और उसमें 7 लोग भी काम करें तो उतना ही आउटकम आ रहा है, तो इसका मतलब कि 2 लोग तो डिस्गाइज्ड ही उसमें एम्प्लॉयड हैं, यानी कि उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो विच ऑफ द केस इज व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? मोर पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी एक्चुअली रिक्वायर्ड, पीपल हु आर वर्किंग शो द गवर्नमेंट दैट दे आर नॉट अर्निंग मनी, यानी कि लोग काम कर रहे हैं और लोग गवर्नमेंट को ये बताएं कि हम तो पैसा ही नहीं कमा रहे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड ओनली इन एग्रीकल्चर फील्ड, ऐसा नहीं है, ये और भी फील्ड्स में देखी जाती है। डिस्गाइज्ड वर्कर्स आर हेल्पफुल फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क, नो, डिस्गाइज्ड का मतलब ही यही है दैट द पर्पज इज नॉट क्लियर। तो मोर पर्सन एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी दैन एक्चुअली रिक्वायर्ड, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। एक एक्टिविटी में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब उसमें एम्प्लॉयड होते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 33, after completing graduation, Mandeep began working as a store in charge at a departmental store. Once again, this is what a situation based question. Situation देके आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप की social mobility है। This question is based on the topic social stratification. ये stratification का question है, ठीक है। और आप देखिए इसको इन्होंने किस तरीके से आपसे पूछा है। स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक से ये सवाल आता है दैट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मनदीप जो है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में स्टोर इंचार्ज का काम करना शुरू करते हैं। कंपनी जो है उसका डाउन साइजिंग हो गया, यानी कि कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया कंपनी से। ही हैड ट्रबल फाइंडिंग अनदर जॉब, तो उनकी जॉब भी चली गई और उनको दूसरी जॉब अब नहीं मिल रही, यानी कि स्टोर के इंचार्ज की जॉब। तो फिर उनको कुछ तो काम करना था। आउट ऑफ डेस्परेशन he ended up as a salesman in a garment store. अब वो किसी गारमेंट स्टोर में सेलमैन का काम करते हैं। इस टाइप की सोशल मोबिलिटी को हम क्या कहते हैं? नंबर 1, इस पोजीशन से अब वो नीचे वाली पोजीशन पे आ गए हैं।
तो दिस इज ऑफ कोर्स अ वर्टिकल मोबिलिटी एंड नंबर 2 ऑल्सो दिस इज व्हाट अ डाउनवर्ड मोबिलिटी. तो दिस इज आंसर इसका बनता है डी 3 एंड 4. वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे आ गए ये, और ऊपर से नीचे जैसे मैंने कहा है, तो इन दिस डायरेक्शन दिस इज वर्टिकल एंड डाउनवर्ड. ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 34, संस्कृताइजेशन एज अ व्यूड एज द मॉडल ऑफ व्हाट. द टर्म संस्कृताइजेशन, ये भी हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ेंगे, एंड गुड फॉर दोज हु नो अबाउट दिस टर्म. दिस इज अबाउट व्हाट, अपवर्ड मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, जिसमें कि लोअर कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो अपर कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एज्यूम करते हैं एंड दे संस्कृताइज देमसेल्व्स इनटू अपर कास्ट. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज रिलेटेड टू वुमेन फर्स्ट रिसीव्ड पब्लिक अटेंशन, कि इनमें से कौन से विमेन इशूज पे सबसे पहले ध्यान पड़ा सोशल रिफॉर्मर्स का या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में. तो हम सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं. ही स्पोक अबाउट और ही टुक द इशू ऑफ व्हाट, सती. सो सती प्रथा पे सबसे पहले उनका ध्यान गया. सो दिस बिकम्स द आंसर, सती प्रथा. 36, सुहाना इज वर्किंग वूमन बट बिफोर लिविंग टू ऑफिस शी फिनिशेज हर डेली हाउस होल्ड चोर्स. तो सुहाना जो है एक वर्किंग वुमन है और ऑफिस जाने से पहले वो अपने घर के सारे काम निपटाती हैं. उनके हस्बैंड जो है वो उन्हें हाउस होल्ड काम में घर के कामों में बिल्कुल भी हेल्प करने को तैयार नहीं है, और ये वो मानते हैं कि ये उनकी वाइफ की ड्यूटी है, चाहे वो जॉब करे या नहीं करे. सो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या किस सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करती है. डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क, नो. डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क तो तब होती है अगर उनकी वर्क ऑफिस के किसी इन्वायरमेंट की बात होती है, तो घर पे बात हो रही है. जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी और एमिनियोसेंटेसिस, बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ें हैं. तो दिस इज दी जेंडर रोल स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप क्या होता है, जिसमें ये माना जाता है कि इस पर्टिकुलर जेंडर का यही काम है, तो दैट स्टीरियोटाइपिंग. तो उनके हस्बैंड को लगता है कि ये उनकी वाइफ की ड्यूटी है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर. Question number 37, which of the following schemes deals with the trafficking of women and children issues. क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि कौन सी स्कीम है जो विमेन एंड चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग इश्यूज के बारे में बात करती है. फॉर ऑल दोज हु नो इट, इट इज स्कीम उज्ज्वला. ओके, उज्ज्वला इसका आंसर है. ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन. प्लीज इग्नोर वट एवर द टाइपो एरर्स, इट वॉज रिटन ई हियर. ऑप्शन सी है. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द मेन टास्क ऑफ एडोलसेंट इज टू. तो हमने सोशलाइजेशन की थेरीज़ में ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट थेरीज़ 2 हमें दी हुई है सिलेबस में, फ्रूड और एरिक्सन की. तो देखिए पिछले सिलेबस में भी ये था, तो इसमें पूछा है कि एरिक्सन की थेरी क्या कहती है कि एडोलसेंट का मेन काम क्या होता है. फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ. दिस इज द आंसर. व्हेन वी रीड द थेरीज एंड स्टेजेस ऑफ माइंड डेवलपमेंट, देयर वी विल गेट टू नो. तो हियर द आंसर इज फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ. Question number 39, Universal Immunization Program is getting technical assistance from which of the following Ministry of Health and Family Welfare programs. The Universal Immunization जो program हमारा है, that is getting technical assistance from which Ministry of Health and Family Welfare program. So this is Reproductive and Child Health program. They have nothing technical to learn. दे आर द स्कीम्स जिनको हमने पढ़ना है, जिनको आपने याद करना है और समझ के उनको फैक्चुअली माइंड में बिठाना है. सो दैट देखिए सब चीज़ें याद नहीं भी होना, तो जो चीज़ें आती हैं वही आपको हेल्प कर देती हैं कि आप कैसे रूल ऑफ निगेशन लगाकर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं. कि हमें पता चल जाता है कि भाई अगर ए भी नहीं हो रहा तो डी भी इसका ऑप्शन नहीं हो रहा, तो मोस्ट प्रॉबेबली बी और सी है. तो हम थोड़ा और जोर लगाएं अगर, तो हम बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं उस ऑप्शन के. तो इसी ऐसे ही हमने इनको अटेम्प्ट करते जाना है. Coming to the last question of this session, who is the chairperson of monitoring committee of incentives to private sector employers for providing employment to persons with disabilities? So हमारा persons with disability भी topic है, तो इसीलिए ये जो question है ये उसके pertaining बन जाता है. तो इन्होंने पूछा है कि monitoring committee of incentives to private sector employers का chairman कौन है. This is the option A, Secretary, Ministry of Labour and Employment. ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट जो हमने ये पहला सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिया है आपके साथ, इट हैज़ हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड और कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस क्वेश्चन पेपर और दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट ईजी. क्योंकि इसमें जो अप्रोच है स्पेशलाइजेशन कोर्स की उसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, और उन चीज़ों को अच्छे से समझ के और उनका जो डेटा आप बना रहे हो, जो भी नोट्स बना रहे हो या हमारी क्लासेस के थ्रू जो भी आपको हेल्प मिलने वाली है, उनको आप अच्छे से यूज़ करेंगे, तभी आप इस तरह के सवाल
अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। वी कम टू एंड टू दिस सेशन, और द नेक्स्ट सेट ऑफ 45 to 50 क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमने लिए हैं, विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।